वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 जिसका नाम है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो भी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप के होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जो हम लोग आज ट्रांजिस्टर यानी परिवर्तन यूज़ करने वाले हैं, एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग करने वाले हैं, जिसका उपयोग करके हम लोग दिखाएंगे कि कैसे एम्पलीफिकेशन होता है। तो हम लोग उसमें टाइप ऑफ जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन एमीटर का उपयोग करेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे कि इसका क्या वर्किंग होता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, कैसे हम लोग उसको वेव फॉर्म के थ्रू से एक्सप्रेस्ड करते हैं। फिर हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करेंगे, उसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, वो निकालेंगे। फिर 2 तरीके के इक्विवेलेंट सर्किट बनते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, एक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट होता है और एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कि जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, उसका उपयोग करके हम लोग कैसे वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टेज लाभ निकालते हैं। तो ये हमारी यूनिट 4 है, जिसके अंदर आज हम लोग बेसिकली सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि परिवर्धन क्या होता है और कैसे करते हैं। परिवर्धन जो होता है बेसिकली, जैसे हम लोग इसमें बार बार नाम ले रहे हैं परिवर्धन का, यानी कि एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है, एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एम्पलीफायर या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन। तो देखिए क्या होता है, कोई भी डिवाइस या यंत्र होता है, उस पर आप एक इनपुट सिग्नल देंगे। सपोज करिए हम लोगों ने साइनसॉइडल सिग्नल दे दिया, साइनसॉइडल सिग्नल इनपुट पे दे दिया, ये हमारे पास हो गया वोल्टेज सिग्नल हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको एम्पलीफायर से पास किया। ठीक है, एम्पलीफायर पे ऊपर से डीसी सप्लाई लगी होती है। ये अभी हम एम्पलीफायर के बारे में बता रहे हैं। परिवर्धन मतलब एम्पलीफायर में एक इनपुट पे मैंने साइनसॉइडल सिग्नल पास किया है, वोल्टेज सिग्नल पास किया है, जिसकी वेव फॉर्म कैसी है, साइनसॉइडल है। ठीक है, और उसके बाद मुझे इस पे आउटपुट क्या मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो जब एम्पलीफिकेशन के बाद डीसी सप्लाई भी है। डीसी सप्लाई हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं, जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा इसके अंदर जो भी लगेगा वो उसको, उस डिवाइस को उसके क्षेत्र में मेंटेन करके रखेगा। जैसे हमें पता है जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर में मतलब जैसे सपोज करो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, तो जो ट्रांजिस्टर में जितने भी ट्रांजिस्टर में डीसी सप्लाई हम लोग लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं, जो भी ट्रांजिस्टर है वो अपने एक्टिव रीजन यानी सक्रिय क्षेत्र में मेंटेन रहे, सक्रिय क्षेत्र में, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांजिस्टर एक परिवर्धन के रूप में काम करता है। तो इसलिए हम लोग डीसी सप्लाई लगाते हैं, इनपुट दे रहे हैं, जैसे ही इधर जाएगा इनपुट वोल्टेज इसके पास हुआ और डीसी सप्लाई ने उसको क्या किया, उसको उसके क्षेत्र में मेंटेन करके उसको एज ए एम्पलीफायर की तरह बिहेव कराया। तो जो भी हमें आउटपुट मिला, अब आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा में मिलेगा। पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। आउटपुट की वेव फॉर्म सेम रहेगी, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड पहले 1 था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी एम्पलीफायर एक ऐसा यंत्र होता है या डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम अपने जितने भी वोल्टेज लेवल होता है या करंट लेवल होता है, यानी कि वोल्टेज लेवल और जो धारा का लेवल होता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ये एम्पलीफायर इनपुट दिया, आउटपुट पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ावा मिला। ठीक है, तो उसको और डीसी सप्लाई उस ट्रांजिस्टर को या उस डिवाइस को उसके सक्रिय क्षेत्र में एक्टिव रखेगा, जिससे कि वो एम्पलीफायर की तरह काम कर सके, परिवर्धन की तरह। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में। जैसे सपोज करो हम लोगों ने पहला सर्किट ले लिया, परिपथ ले लिया, विभव विभाजक परिपथ, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोलते हैं या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसी का उपयोग करके हम लोगों को सिंगल स्टेज का कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया सर्किट डायग्राम। ये हम लोग विभव विभाजक बना रहे हैं इस तरीके से। ये RE, यहाँ पे R1,
यहाँ पे R2, इसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर CE लगाया, यानी एमीटर कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कपलिंग कैपेसिटर, यहाँ पे R0 लगा हुआ है, यानी आउटपुट वोल्टेज। अब इनपुट साइड पे भी मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे ये AC सिग्नल पास कर दिया। प्लस माइनस ऑफ VCC, प्लस VCC, ये हम लोगों ने क्या किया। अब हमें सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बारे में बताना है। तो ये नॉर्मल सर्किट था हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल सर्किट है, ये वाला जो बेसिक सर्किट है। अब इसी सर्किट में हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट साइड और इनपुट साइड क्या लगा दिया, कैपेसिटर। तो यही क्या किया, जो विभव विभाजक है ये इस टाइम क्या है, कॉमन एमीटर विद RE, यानी एमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, आउटपुट, ये आउटपुट साइड होती है, इनपुट साइड होती है। अब इनपुट साइड पे भी एक ये वाला कैपेसिटर लगाया है और आउटपुट साइड पे भी कैपेसिटर लगाया है और एक यहाँ पे भी कैपेसिटर हम लोगों ने लगाया है। तो इसका क्या काम है, तो पहली बात तो जो हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बोल रहे हैं, यानी कि एकल चरण परिवर्धन। तो ये क्या होता है, एकल चरण परिवर्धन क्या होता है। तो देखिए एकल चरण परिवर्धन में बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, एकल परिवर्धन चरण में कि मतलब एक ही टाइप का, एक ही तरीके का हम लोग ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर नहीं लगाया, सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग कौन से टाइप ऑफ सर्किट का उपयोग कर रहे हैं, विभव विभाजक सर्किट है, यानी एक ही तरीके का हम लोगों ने ट्रांजिस्टर लगाया। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एकल सिंगल स्टेज यानी कि एकल स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी केवल एक ही तरीके का ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हम लोग परिवर्धन यानी कि एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर। अब अगर इस वाले ट्रांजिस्टर का उपयोग करके अगर हम लोग, इसमें क्या होता है, अगर हम जो भी ये सिंगल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है, इससे जो मुझे वोल्टेज लाभ यानी वोल्टेज गेन मिला है वो अगर कम मिला है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वोल्टेज गेन है वो बड़ा हुआ मिले, तो इसमें क्या करूँगी, मैं इसी के आगे एक और सर्किट जोड़ दूंगी, फिर एक और सर्किट, यानी कि एक साथ में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ दूँ, तो जो उससे वोल्टेज गेन यानी जो वोल्टेज लाभ आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा अधिक आएगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को। और ये जो हम लोगों ने इस चित्र में या इसमें जो हमने यूज़ किया है वो विभव विभाजक परिपथ यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का उपयोग किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो ये वाला ही सर्किट उपयोग होता है, क्योंकि इस सर्किट को उपयोग करने का उद्देश्य यही है, पर्पज़ यही है कि जो भी हमें ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है वो अपनी एक ही जगह पे मिलता है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता है। और ये जो विधि होती है, मतलब ये वाला जो होता है, काफ़ी इजीली हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे मेन कारण ये कि हम लोगों ने यही सर्किट या यही परिपथ क्यों यूज़ किया, वो इसलिए उपयोग किया क्योंकि इससे हमें ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी ही जगह फिक्स्ड मिलता है, स्थिर मिलता है। तो हम दोबारा से बता देते हैं कि इसको हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एक ही तरीके का ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, एक ही ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको सिंगल स्टेज बोलते हैं। अब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा कि एक ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, सेम मिलेगा, लेकिन जो उसका वोल्टेज लेवल, करंट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल से बोलेंगे कि इसमें हम लोग एक ही तरीके का ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग करके परिवर्धन या एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। मतलब एक ही टाइप के ट्रांजिस्टर का उपयोग करके हम जो भी एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, इसलिए इसको हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। अब एक ही तरीके के, मतलब कि एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग करके अगर हमें जो वोल्टेज लाभ यानी वोल्टेज गेन कम मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे मतलब अब इसके आगे एक ट्रांजिस्टर जोड़ देंगे, फिर एक और ट्रांजिस्टर, यानी कैस्केडिंग कर देंगे, एक साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टर हम लोग क्या कर देंगे, कैस्केडिंग यानी आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो उसका वोल्टेज लाभ होगा बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोगों ने यही सर्किट या यही परिपथ क्यों यूज किया, क्योंकि इस सर्किट के द्वारा हम लोगों को जो अंत में आउटपुट अभिलक्षण में यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो हमें एक ही जगह फिक्स्ड मिलता है। जब वो अगर ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब एक ही जगह होगा तो उससे हम आसानी से DC वोल्टेज और DC धाराएं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो मेन एडवांटेज या लाभ यही है कि इससे हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है। अब हमारा
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें जो हम लोगों ने ये सीसी कैपेसिटर क्या है या ये सीई कैपेसिटर क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 और डीसी और हम लोगों ने बाइसिंग करी है, ठीक है। दूसरा ये कि हम लोगों ने इसमें एक तो एक आरी के समांतर यानी पैरेलल में हम लोगों ने कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सीई मतलब कि एमीटर कैपेसिटर को जोड़ा है हम लोगों ने, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या तीन तरीके के कैपेसिटर यानी संधारित्र का उपयोग किया है। एक है इनपुट साइड, एक तो हम लोगों ने इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड हम लोगों ने कौन सा कैपेसिटर का उपयोग किया है, सीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी का मतलब होता है कपलिंग कैपेसिटर, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। और एक है एमीटर कैपेसिटर, ये क्या होगा, सीई का मतलब एमीटर कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। तो कपलिंग कैपेसिटर वो कैपेसिटर होते हैं, क्या करते हैं, जो एसी सिग्नल को आसानी से पास कर देते हैं और डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हम लोग इन कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने एक इनपुट और आउटपुट साइड पे सीसी यानी इनपुट साइड पर आउटपुट साइड पे हम लोगों ने एक कैपेसिटर यूज किया, सीसी का उपयोग किया है, और एक हम लोगों ने एमीटर रेजिस्टेंस के समांतर यानी पैरेलल में एक एमीटर कैपेसिटर का उपयोग किया है, ठीक है, एमीटर कैपेसिटर का उपयोग किया है। तो जो सीसी कैपेसिटर होता है यानी ये वाला जो संधारित्र बोलते हैं हम लोग जिसको, कपलिंग कैपेसिटर, ये क्या करता है, एसी जितने भी इनपुट एसी सिग्नल होगा यानी ये वाला जो एसी इनपुट सिग्नल होगा उसको आसानी से पास कर देता है, और क्या करता है, डीसी को रोक देता है, मतलब डीसी को आगे नहीं जाने देगा, सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल आगे मूव कर सकता है। तो जो भी एसी सिग्नल है वो उसको पास कर देगा और डीसी सिग्नल को रोक देगा, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और हम लोगों ने ये जो सीई यानी आरई के पैरेलल में समांतर में एक सीई कैपेसिटर लगाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम में क्या होता है, जब हम लोग इसका जब डीसी एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि आउटपुट पे क्या इक्वेशन आती है, समीकरण क्या आती है, VCE। अगर ये सब हट जाए, अगर ये सब हम लोग कैपेसिटर्स को हटा दे, ये सब हटा दे, तो हमें पता है आउटपुट साइड पे क्या इक्वेशन मिलती है हम लोगों को, VCE बराबर में VCC माइनस में ICRC हम लोगों को मिलता है। VCE यानी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होता है, तो VCE इज इक्वल्स टू होता है VCC माइनस में ICRC। अब क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास AC इनपुट सिग्नल जो होता है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उस ग्राफ में ये बताता है, इसका ऑपरेशन बताता है। अब उस ग्राफ में हम लोग सपोज करिए हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज है VI, ठीक है, VI इनपुट वोल्टेज है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक, और एक आउटपुट वोल्टेज हम लोगों को मिलेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक। अब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, ये देखिए, इस तरीके से, मतलब इनपुट वोल्टेज ली है और हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो हमें इस डायग्राम से, चित्र से दिख रहा है इनपुट वोल्टेज में जो एसी इनपुट सिग्नल है, ये आपका एसी इनपुट सिग्नल है और एसी आउटपुट सिग्नल मिल रहा है हम लोगों को। जो हमारे पास एसी, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और आगे चलेगा इस तरीके से ऊपर, ठीक है, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें बताया जो एसी इनपुट सिग्नल है उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये यानी ये वाला पोर्शन देखो, जो इनपुट एसी इनपुट सिग्नल है, एसी इनपुट सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये सिर्फ इसको देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या, जो आपकी अग्रवाइज यानी कि जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होती है वो BBE होती है। हमें पता है यहाँ से जो इसकी वोल्टेज होगी प्लस माइनस ऑफ BBE होगा, ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होगी, हमें पता है BBE। तो जब AC, जो हमारे पास AC इनपुट सिग्नल है उसके पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हाफ वेव में, अर्ध वेव में, जिसे हम बोलते हैं अर्ध चक्र में, जो वोल्टेज BBE का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। मतलब जब भी AC इनपुट सिग्नल के इस वाले साइकिल में होगा, पॉजिटिव हाफ वेव में होगा या पॉजिटिव यानी धनात्मक अर्ध चक्र
में होगा तो उस टाइम पे जो अग्रवाइज वोल्टेज यानी BVE जो होती है उसका मान बढ़ता है। जब मान बढ़ेगा तो जो हमारे पास बेस और कलेक्टर है, जो बेस और कलेक्टर में जो करंट फ्लो करेगा यानी धारा फ्लो करती है वो उसका मान भी बढ़ता है। तो इसीलिए क्या होगा, अब इसीलिए क्या होगा कि हमारे पास जो ICRC है यानी ये जो ऊपर वाला है ICRC, इसने बताया जो AC इनपुट सिग्नल है उसके पॉजिटिव हाफ वेव में, पॉजिटिव हाफ वेव यानी कि पॉजिटिव जो है धनात्मक अर्ध चक्र जो है इनपुट AC सिग्नल का, उस टाइम में जो हमारे पास इसकी जो फॉरवर्ड वाइज यानी अग्रवाइज वोल्टेज यानी प्लस माइनस और BVE जो होगा इसका मान बढ़ेगा। जब इसका मान बढ़ेगा तो जो बेस और कलेक्टर में धाराएं होंगी उसका मान भी बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो जो हमारे पास ICRC है उसका मान भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाता है। तो जिससे कि क्या होता है, ये वाला जो वोल्टेज होता है यानी आउटपुट वोल्टेज, जब इसका मान बढ़ जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होगा, वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अंत में जो आउटपुट मिलता है वो नेगेटिव अर्धचक्र का मिलता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव मतलब AC इनपुट साइकिल, जो AC इनपुट सिग्नल है उसके जो धनात्मक अर्धचक्र यानी पॉजिटिव हाफ वेव के समय में जो हमारे पास वोल्टेज प्लस माइनस ऑफ, कहने का मतलब ये है कि इस साइकिल के दौरान यानी पॉजिटिव हाफ वेव या पॉजिटिव अर्धचक्र में जो AC इनपुट सिग्नल है उसके पॉजिटिव अर्धचक्र में जो आपका अग्रवाइज वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज BVE यानी कि BVE वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, जब इसका मान बढ़ेगा, ऊपर की तरफ एरो मतलब मान बढ़ना, जब इसका मान बढ़ेगा तो जो आपकी बेस धारा और जो कलेक्टर करंट होगा उसका मान भी बढ़ेगा। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो ICRC है उसका मान भी बढ़ेगा, और जब ICRC का मान बढ़ेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि BCE इसका मान घटेगा, जिसकी वजह से अंत में जो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है। पॉजिटिव के टाइम में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, नेगेटिव, क्योंकि जो अग्रवाइज वोल्टेज यानी BVE होता है उसका मान बढ़ता है। जब इसका मान बढ़ेगा तो जो बेस धारा और कलेक्टर धारा होगा उसका मान भी बढ़ेगा। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो यानी ICRC का मान बढ़ेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो घटेगा। इसलिए पॉजिटिव के टाइम पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय में मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, यानी नीचे की तरफ मिल रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी अब इनपुट के, अब इधर आ जाओ, इनपुट का अब नेगेटिव हाफ साइकिल ले लो। जैसे हम लोगों ने इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, पॉजिटिव अर्धचक्र लिया, अब हम लोग इनपुट का क्या लेंगे, नेगेटिव अर्धचक्र लेंगे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास अग्रवाइज, अब उल्टा हो रहा है, नेगेटिव पे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव पे नेगेटिव। का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग इनपुट का नेगेटिव साइकिल कंसीडर करेंगे, नेगेटिव अर्धचक्र देखेंगे, तो उस टाइम पे यानी कि जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होगा उसका मान क्या होगा, घटेगा, उसका मान घटेगा। और जब इसका मान घटेगा तो इसका इस वाले साइकिल में जब नेगेटिव, हम जब इनपुट AC सिग्नल का अब नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव अर्धचक्र को लेके चल रहे हैं, इस टाइम पर जो आपके पास अग्रवाइज वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज BVE का मान अब घटेगा। जब उसका मान घटेगा तो जो कलेक्टर धारा और जो बेस धारा होगा उसका मान भी घटेगा, जिसकी वजह से ICRC का क्या होगा, मान घटेगा। जब इसका मान घटेगा तो यानी अब आउटपुट वोल्टेज हमें क्या, बड़ी भी मिलेगी। अब इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, बड़ी भी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में है, इनपुट और आउटपुट के बीच में यानी कि जो फेज एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। दोबारा से बता देते हैं, जब हम लोग इनपुट AC सिग्नल का पॉजिटिव अर्धचक्र यानी पॉजिटिव हाफ वेव कंसीडर करते हैं तो इस टाइम पर जो आपके पास वोल्टेज BVE है इसका मान बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से बेस धारा कलेक्टर धारा का मान भी बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो ICRC है वो भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो जो BCE का मान होगा घटेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज का मान घटेगा, इसलिए हमें पॉजिटिव टाइम में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, नेगेटिव अर्धचक्र मिलता है। लेकिन अगर हम इनपुट AC सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल ले तो इस टाइम पर जो अग्रवाइज वोल्टेज यानी BVE का मान यानी कि अब क्या होगा, घटेगा। जब वो घटेगा तो जो बेस धारा कलेक्टर धारा होगा उसका मान भी घटेगा, जिसकी वजह से ICRC का मान घटेगा, तो जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से नेगेटिव टाइम पे मुझे अब जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसे क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है, जो सिग्नल है, उन दोनों के बीच में जो फेज एंगल होगा वो 180 सेल्सियस
डिग्री का होगा, सॉरी 180 डिग्री का होगा, नॉट सेल्सियस डिग्री, गलती से निकल गया, 180 डिग्री का होगा। तो यानी इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं कलांतर, जो इन दोनों के बीच में कलांतर होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, 180 डिग्री का होगा। तो ये हमारा बेसिक सा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर था जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, कितना फेज एंगल होता है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इसी तरीके से, तो हमें पता चल गया अगर कॉमन एमीटर है तो उसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में कलांतर यानी फेज एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर कॉमन बेस कंसीडर करते हैं तो जो इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसमें जो फेज एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर में जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में फेज एंगल होता है यानी कलांतर वो 0 डिग्री का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि कॉमन एमीटर में जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है उन दोनों के बीच में जो कलांतर यानी फेज एंगल होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें कि 180 होगा। ऐसी कॉमन बेस में 0 डिग्री, ऐसी कॉमन कलेक्टर में क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है। थैंक यू क्लास, ये समझ आया होगा आपको।